ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। उत्तर प्रदेश में फर्जी पहचान पत्र बनवाकर रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों पर एक्शन शुरू हो गया है। लखनऊ में आज आरपीएफ और पुलिस ने इनके खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। ये अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाया गया। इस अभियान के तहत ज्वाइंट टीम गोमती नगर के पिटलाइन एरिया में मौजूद अवैध बस्ती में पहुंची, जहां पड़ताल की। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब बांग्लादेशी बस्तियों को कहीं न कहीं खंगाला जा रहा है। और आपको बता दें कि सिर्फ बांग्लादेशी बस्ती नहीं, बल्कि जो बस्तियां कहीं न कहीं बसी हुई हैं और लोग रह रहे हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला करते हुए सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश की जाए और उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। बिहार में नई सरकार का गठन होते ही नीतीश के मंत्री एक्शन में हैं। आज राजधानी पटना में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाई। पटना के पौष इलाके राजा बाजार में जैसे ही निगम के कर्मचारी बुलडोजर लेकर पहुंचे, हड़कंप मच गया। जिन लोगों ने खुद से अपनी दुकानें हटा ली, उन पर तो फाइन लगा, और जिन लोगों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई, उन्हें जबरदस्ती हटाया गया। इस पूरी ड्राइव के दौरान एक ठेला वाला भी निगम के कर्मचारियों से गुहार लगाता दिखा, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। उल्टा उसके ठेले को बुलडोजर से उठाकर कूड़े वाली गाड़ी में पटक दिया गया। इधर विपक्ष ने सरकार की इस कार्रवाई को गरीबों का उत्पीड़न बताया। हरियाणा की पानीपत पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो अब तक 4 मासूमों को मौत के घाट उतार चुकी थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने ऐसे ऐसे राज उगले जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला एक साइको किलर है जो अब तक 4 मासूमों की जान से खेल चुकी है। पुलिस के मुताबिक पूनम सुंदर सुंदर बच्चों को निशाना बनाती और हर बार उन्हें टब, बाथरूम के हौद या पानी के किसी छोटे कंटेनर में डुबोकर मार देती। हैरान करने वाली बात तो ये कि उसमें खुद का बेटा भी शामिल था। मासूम की हत्याओं का राज 1 दिसंबर को एक शादी समारोह के दौरान खुला, जब पुलिस को 6 साल की बच्ची विधि की हत्या का पता चला। दरअसल टब छोटा था और विधि की हाइट ज्यादा थी। तभी पुलिस को शक हुआ कि विधि छोटे टब में कैसे डूब सकती है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे और घर में पूनम ही आती जाती दिखाई दे रही थी। जब बारात चली गई, चलाने के बहाने से ऊपर लेगी कमरे में, और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं, उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। फिलहाल पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही अब पूनम के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच कराई जा रही है। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि आखिर उसने और कितने बच्चों को निशाना बनाया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो एयरलाइंस को आज बड़ी ऑपरेशनल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। इस वजह से देश के कई बड़े शहरों के लिए इंडिगो की तकरीबन 200 उड़ानें रद्द हो गई। एयरपोर्ट पर यात्री दिन भर बेहाल रहे और इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इधर उड़ानें रद्द होने पर इंडिगो ने अपनी प्रेस रिलीज में जितने बहाने हो सकते थे उतने गिना दिए। इंडिगो ने बताया कि छोटी छोटी टेक्निकल खामियों की वजह से परेशानी हुई है। सर्दियों की मौसम की वजह से शेड्यूल बदलाव का भी इंडिगो ने बहाना बनाया। इंडिगो ने दावा किया कि खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। साथ में एयर ट्रैफिक सिस्टम में अचानक बड़ा कंजेशन को भी एयरलाइन ने जिम्मेदार बताया। इसके अलावा रोस्टर के नए नियम का भी हवाला दिया गया। लगातार उड़ानें कैंसिल होने की वजह से डीजीसीए भी हरकत में आया और इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की एक कोयला खदान में पुलिस और पब्लिक में बड़ा संग्राम हो गया। गांव वाले कोयला खदान विस्तार का विरोध कर रहे थे और इसी को लेकर वहां प्रदर्शन भी हो रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने हटाने की कोशिश की तो खदान वाला इलाका जंग का मैदान बन गया। अचानक पुलिस पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। ऐसा लगा मानो पत्थरों से दुश्मनों ने हमला बोल दिया। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ पब्लिक। उधर से लाठी डंडे और पत्थर चल रहे थे तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। कुछ ही देर में भारी भरकम पुलिस फोर्स के 40 से ज्यादा जवान घायल हो गए। कुछ गांव वाले भी जख्मी हुए। पूरा मामला साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अमेरा कोल खदान का है। 2016 में आसपास के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब जब खदान पर काम शुरू होने वाला है तो ग्रामीण अपनी जमीन वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा तो ग्रामीण भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। काफी देर की कोशिश के बाद हालात कंट्रोल में आए, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड राज्य की जनता के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने बिहार में चुनाव के बाद बुलडोजर एक्शन का जिक्र कर लोगों को चेताया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सत्ता में आई तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। লক্ষ্মীর ভান্ডার মনে রাখবেন, অনেক রাজ্যে বিজেপি যেটা দেখানোর জন্য করছে, বিহারে ভোটের আগে 10,000, ভোটের পরে বুলডোজার। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बुलडोजर जो है जहां जहां नाजायज होगा वहां वहां बुलडोजर चलेगा, चाहे जो भी नेशनल प्रॉपर्टी हो, बिहार, बंगाल, दिल्ली, असम, ऑल ओवर इंडिया। मोदी है तो मुमकिन है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो ये दावा कर दिया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही ममता बनर्जी सलाखों के पीछे होंगी। आज संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा। एसआईआर पर चर्चा को लेकर कल ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सुलह हो गई थी, लेकिन विपक्ष ने आज एक नए मुद्दे के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का तरीका वही था, लेकिन आज मुद्दा बदल गया। अब तक एसआईआर पर आवाज उठाने वाले विपक्ष आज नए श्रम कानून के खिलाफ हुंकार भर रहा था। प्रदर्शन की अगुवाई खुद सोनिया गांधी कर रही थी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ खड़े थे। श्रम कानून के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका पीछे खड़े नजर आए। सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो 29 लॉज जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं मजदूरों को, तो प्रदर्शन का जो दायरा है, जो श्रम कानून है, उसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस पार्टी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि सदन के भीतर इस मुद्दे पर सरकार को चर्चा करवाना चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि नए लेबर कोड के जरिए मजदूरों का हक छीना जा रहा है। हालांकि जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो शांति का माहौल रहा और इस मुद्दे पर अंदर कोई हंगामा नहीं हुआ। संसद परिसर में कुत्ता लाने का मामला आज भी सुर्खियों में रहा। चर्चा है कि राज्यसभा में रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अभी तक तो सिर्फ ये कुत्ता ही विवाद की जड़ था, लेकिन रेणुका चौधरी जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, उस पर भी विवाद बढ़ रहा है। रेणुका चौधरी से जब विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर सवाल हुआ तो उनका जवाब सुनिए। क्या जवाब देंगी इनको आप? क्या जवाब देंगी इनको आप? रेणुका चौधरी कह रही हैं कि देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ उनका कुत्ता ही नजर आ रहा है। यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है कि कुत्ता हाउस में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके आए थे। ये मालूम नहीं कि कुत्ता इतना वफादार है। वफादारी के बारे में ये क्या जाने। रेणुका चौधरी ने कहा कि जो लोग किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार देते हैं, उन्हें कुत्ता देखकर तकलीफ हो रही है। गुजरात के भावनगर में एक कॉम्प्लेक्स में आग लगने के बाद कई बच्चों की जिंदगी खतरे में आ गई। दरअसल जिस कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी, वहां 10 से 15 की संख्या में अस्पताल मौजूद थे। आग लगने के बाद कॉम्प्लेक्स के अंदर बने अस्पतालों में आग और धुएं का कब्जा हो गया। हालत इतनी खराब हुई कि अंदर से बाहर निकलने के लिए लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। तब आसपास के लोग मसीहा बने। लोगों ने सीढ़ियां लगाकर धीरे धीरे अस्पताल में भर्ती बच्चों को सही सलामत निकालने का काम किया। ऐसे कुल 15 से 20 नवजात बच्चे थे जिन्हें लोगों ने निकाला। आग की वजह से बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। उन्हें फौरन वहां से शिफ्ट कर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यूपी के मेरठ में सिंचाई विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर उसे एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दावा है कि बीएलओ की जिम्मेदारी निभा रहे मोहित चौधरी ने सुपरवाइजर की धमकियों से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की। दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे मोहित चौधरी सिंचाई विभाग के अलावा बीएलओ ड्यूटी के चलते तनाव में थे। परिजनों के मुताबिक मोहित पर लगातार एसआईआर फॉर्म अपडेट करने और जमा करने का दबाव था। सारा सिस्टम ही इसकी असली वजह है। जब हम किसी को कुछ सिखाएंगे नहीं, उन्हें तुरंत बीएलओ के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। ये नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है बिल्कुल भी। इधर जिला प्रशासन ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और अगर किसी अधिकारी की गलती पाई जाती है तो कार्रवाई होगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने एसआईआर को सियासी मुद्दा बना लिया। ममता कई बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर को रोकने की मांग कर चुकी है। इससे पहले कल ममता बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि मृतक परिवार को सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी, जबकि ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से बीमार हुए लोगों को 1 लाख की मदद की जाएगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में कभी सफल नहीं हो सकती। যতই চেষ্টা করো বিজেপি
বাংলা দখল করার দুরস্ত এসআইআর করে তোমরা নিজেদের কবর খুঁড়েছো এবং জেনে রেখে দাও মানুষ তোমাদের সমর্থন করে না, করছে না। বিহার আলাদা, बांग्ला आलादा। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर कराने की मंशा के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राइमरी टीचर्स को लेकर आज एक बड़ा फैसला आया। कलकत्ता हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 2023 के शिक्षक भर्ती फैसले को पलटते हुए नियुक्तियां बहाल करने के आदेश जारी किए। ये फैसला न सिर्फ टीचर्स के लिए अहम है बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी उबाल लाने वाला है, क्योंकि 12 मई 2023 को तत्कालीन जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया था। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की बात कहते हुए ये आदेश जारी किया था। इसके बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने करीब 1 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अभिजीत गंगोपाध्याय जी जब जस्टिस बन के कुछ बोला था, तुरंत बाद में उन्होंने कोई पार्टी में ज्वाइन कर लिया, भाजपा में ज्वाइन कर लिया। तो उनका जो राय था, उनका जो वर्डिक्ट था, ये इम्पार्शियल हो नहीं सकता। कुछ महीने बाद राज्य में चुनाव है, ऐसे में सीएम ममता बनर्जी भी इस फैसले से खुश हैं। मालदा जिले की एक रैली में ममता बनर्जी स्टेज पर पारंपरिक ढोल बजाते नजर आई। फैसला पलटते हुए कोर्ट ने कहा कि कुछ नियुक्तियों में गड़बड़ियां थी, लेकिन हाईकोर्ट को नहीं लगता कि इस वजह से सभी की नौकरियां रद्द की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि 9 साल की सेवा के बाद नौकरी समाप्त होने से प्राथमिक शिक्षकों और उनके परिवारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। यूपी के हापुड़ में नगरपालिका कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान पर बनाई। सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक युवक घायल हो गया। क्योंकि सड़क पर जाते समय वो युवक स्कूटर समेत करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। आसपास के लोगों को इस बात का पता तब चला जब गड्ढे में गिरे युवक ने शोर मचाया। जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और फिर उसे बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्कूटर और उस युवक को बाहर निकाला गया। लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और लापरवाह ठेकेदार और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत किसी से भी छिपी नहीं। खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसानों का सब्र कई जगहों पर टूटा, तो कहीं कहीं पर अधिकारी इतने परेशान हो गए कि उन्होंने खाद देने आए लोगों को ही मारना शुरू कर दिया। ये निर्लज्ज घटना हुई मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जहां कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान नायब तहसीलदार मैडम इतनी खफा हो गई कि उन्होंने एक लड़की को थप्पड़ ही जड़ दिया। थप्पड़ के बाद अधिकारी ने महिलाओं को बाल खींचकर भी मारा। अधिकारी का गुस्सा झेलने वाली लड़की ने भी अपना पक्ष रखा। हमने मैम से कहा, मैम हमें टोकन चाहिए, हमें खाद लेना, मैं 4 हफ्ते से आ रही हूँ। बोलती हाँ मिलेगा, और वो मारने को करने लगी, मेरे एक थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़बाजी का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस भेजा है। खाद के लिए परेशान भटक रहे लोग कई जगहों पर सरकारी कर्मचारियों से उलझ रहे थे। मध्य प्रदेश के गुना में भी यही हाल रहा। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां खुद मैदान में उतरे। गुना में महिलाओं के साथ बच्चे और बुजुर्ग भी खाद के लिए सड़क पर भटकते हुए दिखाई दिए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को खाद के काउंटर पर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर टोकन लेने की कोशिश करनी पड़ी। कई जगहों पर तो कर्मचारी भी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि गालियों पर उतर आए। गुना में खाद न मिलने से नाराज लोगों के बीच केंद्रीय मंत्री सिंधिया खुद पहुंचे। अब सिंधिया भी मान रहे हैं कि पर्याप्त जानकारी न होने से अव्यवस्था हो रही है। ये साफ साफ है कि वर्तमान में खाद की स्टॉक पर्याप्त, यूरिया की नहीं, बाकी खाद की स्टॉक पर्याप्त है। ये भी सूचना जनता के समक्ष होना चाहिए। गुना में प्रशासन को निर्देश है कि वो किसानों से इज्जत से पेश आएं। दूसरा, मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा विधानसभा तक गूंज रहा है। कल विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ किसानों की खाद पर बात हो रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने साथ एक नकली चिड़िया और खेत लेकर आए थे। चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत के जरिए उन्होंने प्रदर्शन किया।
बस सुनी चिड़िया चुग गई खेत। ये सरकार की वो चिड़िया है, मोटी चिड़िया, जो कमीशन खा खा के मोटी हो गई। खाद के लिए भटक रहे किसानों के साथ हुई बदसलूकियों को भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया। उनके कर्मचारी किसानों को गालियां दे रहे हैं और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। इस सीजन में मध्य प्रदेश को डीएपी खाद 8,92,000 मैट्रिक टन मिला, लेकिन वो कई जिलों में नाकाफी साबित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। राजनाथ सिंह वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता मार्च को संबोधित कर रहे थे। दरअसल राजनाथ सिंह ने दावा किया कि नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती माँ की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहन। इधर कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के बयान को मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बताया है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। एसआईआर और बीएलओ की मौत पर सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में राजनाथ सिंह का ये बयान सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद पर खुलकर बयानबाजी की। उन्होंने जिहाद को मुल्क के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आखिर ये जिहाद है क्या। मौलाना मदनी ने जिहाद पर जोर देते हुए कहा कि स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए जिहाद। जिहाद मुल्क के लिए जरूरी है। जिहाद इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक शब्द है। जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार हैं। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है। दूसरी बात, देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है। मौलाना मदनी ने जिहाद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जो लोग जिहाद को गाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं वे इस्लाम के शत्रु हैं। जिहाद को लेकर दिए गए मौलाना महमूद मदनी के बयान पर विवाद तो होना ही था। बीजेपी नेताओं ने मौलाना मदनी को आड़े हाथों लिया और उन्हें देश छोड़कर चले जाने की बात कही। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना वही भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेसी बोलते हैं। ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें इस्लामिक देश में भेजने की नसीहत दे डाली। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ये विभेद पैदा करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं और जिहाद का यहाँ कोई जगह नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब मौलाना मदनी के बयान पर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।